हो गया अपने पास वर्किंग ऑफ कूलर, वर्किंग ऑफ रेफ्रिजरेटर और वर्किंग ऑफ एयर कंडीशनर। ये जो तीनों की वर्किंग है किस प्रिंसिपल पे काम करती है, तो हम आंसर देंगे ये तीनों किस प्रिंसिपल पे, तो आंसर होगा कन्वेक्शन के ऊपर बेस्ड होती है, बेस्ड ऑन कन्वेक्शन। वर्किंग ऑफ कूलर, वर्किंग ऑफ रेफ्रिजरेटर और ये कंडीशनर। अब देखो एक चीज, इन दोनों में एक डिवाइस कॉमन होता है, थर्मोस्टेट, जो कि किस काम आता है, टेम्परेचर रेगुलेशन के काम आता है, टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, टेम्परेचर रेगुलेशन में काम आता है। उसके अलावा यहां एक एडिशनल डिवाइस और होती है, हाइग्रो स्पेक्ट्रोमीटर। हाइग्रो स्पेक्ट्रोमीटर ये क्या करता है, ये ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करता है, ह्यूमिडिटी कंट्रोल करता है, आर्द्रता को कंट्रोल करता है। एसी के दो फंक्शन है, एक टेम्परेचर रेगुलेट करना और दूसरा ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करना, आर्द्रता को नियंत्रित करना, कम या ज्यादा करना। ये किसकी सहायता से, हाइग्रो स्पेक्ट्रोमीटर, और टेम्परेचर कांस्टेंट किसकी सहायता से, थर्मोस्टेट। चाहे वो प्रेस है अपने पास या फिर फ्रिज है या एसी है, इन सब में जहां भी टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ रहा है, हम किसकी सहायता ले रहे हैं, थर्मोस्टेट की सहायता। इससे आगे हम देख रहे हैं गैस के लिए, कन्वेक्शन फॉर गैस। अकेले गैस के लिए अगर मैं बात करता हूं, तो कंसेप्ट क्या बनता है यहां पे कि हॉट एयर मूव अपवर्ड, हॉट एयर मूव अपवर्ड, गर्म हवा ऊपर की ओर उठती है। इसी वजह से देखो रूम के अंदर एग्जॉस्टर फैन जो लगाया जाता है ऊपर की ओर लगाया जाता है, ताकि गर्म हवा ऊपर उठ के बाहर जाती है। रूम के अंदर एसी ऊपर क्यों लगाया जाता है, क्योंकि ठंडी हवा नीचे जाती है, कोल्ड एयर नीचे और हॉट एयर ऊपर जा रही है, और ये इसे क्या करते हैं, पूरे कमरे को ठंडा करते हैं। इसी तरीके से आप देखते हो कि रेफ्रिजरेटर के अंदर, फ्रिज के अंदर कूलिंग पार्ट कहां रहता है, ऊपर की ओर रहता है, क्योंकि गर्म हवा ऊपर की ओर जाती है। इसी तरीके से आप यहां से देख सकते हो कि कमरे के अंदर आग लग जाएगी, मान लो कि इस पार्ट पे आग लगी हुई है इस तरीके से, तो इसे बुझाने के लिए हम सरफेस के साथ लेटकर क्यों जाते हैं, क्योंकि गर्म हवा ऊपर की ओर उठती है। तो यहाँ पे हमने कंसेप्ट जो देखे कि इवेपोराइजेशन से कूलिंग इफेक्ट और गर्म हवा ऊपर की ओर उठती है, इन्हीं पे बेस्ड हम कन्वेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस का जवाब दे सकते हैं। तो आई होप आपको कन्वेक्शन क्लियर हो गया होगा। इसमें एक चीज और देख लेते हैं हम, जैसे यहां तो डायरेक्शन दे रखी है हमें कि हॉट एयर मूव अपवर्ड, यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ, लेकिन ये था नेचुरल कन्वेक्शन। अगर हम फोर्स्ड कन्वेक्शन की बात करें, मजबूरन इसके फोर्स्ड कन्वेक्शन, एक्सटर्नल सोर्स की सहायता से कन्वेक्शन अगर हम देखें तो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा वो सुनो। मान के चलो कि एक ट्यूब है अपने पास इस तरीके की शेप में, और इस ट्यूब के अंदर वाटर है, इस ट्यूब के अंदर वाटर है इस तरीके। इसका एक सिरा हम गर्म करते हैं इधर से, तो ये जो पार्ट गर्म होगा ये ऊपर की ओर शिफ्ट करेंगे, तो इसमें जो रोटेशन की डायरेक्शन होगी वो क्लॉकवाइज होगी, रोटेशन की डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगी। लेकिन अगर इसे हीट हम इस साइड से कर दें, इसे हीट हम इस साइड से कर दें, तो उसका क्या रिजल्ट मिलेगा आपको। अब गर्म हवा यहां उठ रही है, तो अब रोटेशन कैसा हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। अब रोटेशन कैसा हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये डिपेंड करता है कि हम किस साइड से हीट कर रहे हैं। इसमें रोटेशन की जो डायरेक्शन होगी, मोमेंट, मॉलिक्यूल्स का जो मोमेंट है उसकी डायरेक्शन होगी, वो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डिपेंड करता है कि आप किस पार्ट को गर्म कर रहे हो। तो ये था फोर्स कन्वेक्शन में डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है,
नेचुरल में हमने देखा था कि यहाँ पे गर्म हवा ऊपर की ओर उठती है। अब कन्वेक्शन के बाद तीसरा मेथड है अपने पास रेडिएशन। कन्वेक्शन में तीसरा मेथड है अपने पास रेडिएशन। विकिरण विधि। विकिरण विधि की खास बात क्या है? यहां हीट फ्लो बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, हीट फ्लो बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबकीय तरंग की सहायता से हम हीट का फ्लो कर सकते हैं। अब ये विद्युत चुंबकीय तरंग में हम जनरली यूज करते हैं इंफ्रारेड रेज, और इंफ्रारेड रेज अवरक्त किरणों को ही नाम दिया जाता है हीट रेज। इसे ही नाम दिया जाता है हीट रेज। ठीक है। वैसे इंफ्रारेड रेज की अगर मैं बात करूं यूज की, रिमोट सेंसिटिविटी में नाइट विजन ग्लास के अंदर हम इंफ्रारेड रेज का यूज करते हैं। और यहां पे अगर बात करें हम इंफ्रारेड रेज की, तो हीटर के अंदर, इलेक्ट्रिक हीटर के अंदर या इंडक्शन स्टोव के अंदर कौन सी रेज काम करते हैं? इंफ्रारेड रेज। इसी के साथ एग्जामिनर ने यहां से हमसे क्या पूछा है कि ये कोई इलेक्ट्रिक बल्ब है, ये कोई इलेक्ट्रिक बल्ब है। अब इलेक्ट्रिक बल्ब में अंदर वाले पार्ट में जो गैस के कारण जो मूवमेंट हुआ था वो तो कौन सा था? कन्वेक्शन। लेकिन बल्ब के बाहर जो हीट का फ्लो होता है वो रेडिएशंस के कारण होता है। हीट का फ्लो रेडिएशंस के कारण होता है। और ये कौन सी रेडिएशन है? तो आंसर होगा ये इंफ्रारेड रेडिएशन है, अवरक्त किरणें हैं। इंफ्रारेड रेज अवरक्त किरणें हैं, अवरक्त किरणें। तो इलेक्ट्रिक बल्ब से किससे? इंफ्रारेड रेज से। वहीं अगर ट्यूबलाइट की बात करते हैं तो उससे यूवी रेज निकलती हैं। सर यूवी रेज हमारे लिए नुकसानदायक है? नहीं। यूवी रेज के 3 पार्ट हैं, ए, बी, सी। यूवी ए हमारे लिए कोई नुकसानदायक नहीं है, यूवी बी हमारे लिए सबसे ज्यादा नुकसानदायक है, और यूवी सी हमारे तक नहीं पहुंच पाती ये चीज। तो उसके बारे में भी जब मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का चैप्टर कराऊंगा उसमें कंप्लीट डिटेल दूंगा आपको। एक बार इतना सा हम देख लेते हैं। अब यहां से एक चीज देखिए आप कि अगर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की सहायता से हीट फ्लो कर रहा है तो डज नॉट रिक्वायर्ड मीडियम, डज नॉट रिक्वायर्ड मीडियम फॉर प्रोपेगेशन। एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए इसे माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। डज नॉट रिक्वायर्ड मीडियम फॉर प्रोपेगेशन। हीट को एक जगह से दूसरी जगह फ्लो करने के लिए मीडियम की आवश्यकता, माध्यम की आवश्यकता नहीं होगी रेडिएशंस के अंदर। रेडिएशंस का एक अच्छा एग्जांपल अगर मैं देखूं तो सन से जो हीट जाती है अर्थ तक, वो जाती है यूवी रेज के रूप में। सन से अर्थ तक हीट जाती है यूवी रेज, पैराबैंगनी किरणों के रूप में, अल्ट्रावायलेट रेज के रूप में। और यहां से जो हीट इमिट होती है वो होती अवरक्त किरणों, इंफ्रारेड रेज की सहायता से। और ऊपर आप जानते हो कि ये जो ग्रीन हाउस गैस है, ग्रीन हाउस गैस, ये अवरक्त किरणों को वापस नहीं जाने देती और अर्थ पे आ जाता है। और यही फिनोमिना क्या है? ग्लोबल वार्मिंग है। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए सन से आने वाली यूवी रेज नहीं, अर्थ से निकलने वाली इंफ्रारेड रेज जिम्मेदार है, अवरक्त किरणें जिम्मेदार है। तो ये हम देख रहे हैं रेडिएशन मेथड। रेडिएशंस में एक मैं बात करता हूं माइक्रोवेव ओवन की। इसके अंदर यूज करते हैं माइक्रोवेव्स। और माइक्रोवेव क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो कौन सा मेथड? रेडिएशन। और एक चीज ध्यान रखिए, माइक्रोवेव ओवन में ये हीट अप ओनली लिक्विड मॉलिक्यूल्स, हीट अप ओनली लिक्विड मॉलिक्यूल्स, सिर्फ ये लिक्विड मॉलिक्यूल को ही गर्म करती है। हीट अप ओनली लिक्विड मॉलिक्यूल्स, ये सिर्फ द्रव के मॉलिक्यूल को ही गर्म करती है।
तो ये चीजें हमने देखी रेडिएशंस, ठीक है। इसी तरीके की जो एग्जांपल्स है रेडिएशंस पे बेस्ड आप निकाल सकते हैं। जैसे हमारी बॉडी से हीट तो रेडिएशंस के कारण फ्लो करते हैं। तो इसी पे बेस्ड एक और क्वेश्चंस में लेके आता हूं आपके लिए। थर्मल फ्लास्क, थर्मस, इसका डिजाइन कैसे होता है वो सुनो। सबसे पहले अंदर एक मेटल शीट रहेगी। मेटल शीट के बाहर अगर मैं बात करता हूं इधर, तो बीच में या तो वैक्यूम होगा, बीच में या तो वैक्यूम होगा या फिर थर्मोकोल शीट होगी, थर्मोकोल शीट रहेगी। अब इसके बाहर जो एक और मेटल शीट का यूज कर रहे हैं हम, ये दूसरी मेटल शीट है और इसे मैं पूरा कवर अप कर देता हूं इस तरीके से। इसके अंदर एक लिक्विड है, इसके अंदर एक लिक्विड है। मैं मान लेता हूं ये लिक्विड क्या है, हॉट कॉफी है। तो कुछ समय बाद ये लिक्विड ठंडा हो जाता है, वजह क्या होगी? तो यहां पे क्या कमी रह गई है कि ये ठंडा हो जाता है? क्या कमी रह गई है, सोचो एक बार। तो अगर हम ध्यान से देखें, क्या यहाँ पे मेथड ऑफ कंडक्शन लागू हो सकता है कि हीट का फ्लो कंडक्शन के कारण हो? नहीं, क्योंकि दो कंडक्टर कांटेक्ट में चाहिए। ये कंडक्टर है और ये कंडक्टर है, बीच में क्या है, वैक्यूम या थर्मोकोल शीट। तो कंडक्शन तो पॉसिबल हुआ नहीं। कन्वेक्शन तो बंद बर्तन में कन्वेक्शन नहीं होगा, ये वाला कि ये वेपर तो यहां से मूव कर ही नहीं पाएंगे। तो यहां पे कन्वेक्शन यानी संवहन का मेथड भी काम नहीं करेगा। तीसरा बचा अपने पास रेडिएशंस। सर क्या यहां से विकिरणें बाहर निकल पाएंगी? बिल्कुल निकल पाएंगे। तो सर एक बंद बर्तन में और एक थर्मस में फिर अंतर क्या हुआ? एक बंद बर्तन में और एक थर्मस में अंतर क्या हुआ? भाई अंतर कहां क्रिएट किया जाता है? अंतर इस सिरों पे सिल्वर पेंट किया जाता है। ये और सिल्वर पेंट क्या करता है? रिफ्लेक्ट कर देता है, परावर्तित कर देता है, रिफ्लेक्ट रेडिएशंस। ये विकिरणों को वापस भेज देता है, परावर्तित कर देता है, यानी कि अब ये रेडिएशंस आएंगे और टकरा के वापस चले जाएंगे। तो यानी कि अगर सिल्वर पेंट हमने कर दिया तो रेडिएशन भी पॉसिबल नहीं होगा। तो थर्मस फ्लास्क की जब बात की जाती है तो कंडीशन यहां रहती है आइडियल थर्मल फ्लास्क की, यहां से हीट फ्लो कर ही नहीं सकता, यहां से हीट फ्लो कर ही नहीं सकता। तो कोई हीट का फ्लो नहीं होता आइडियल थर्मस से। सर हमारे वाला थर्मस आइडियल है? नहीं, क्योंकि ऊपर प्लास्टिक का कवर है या फिर जो लीकेज रह जाता है इस वजह से। तो ये था अपना थर्मल का, ये थर्मल फ्लास्क का कंसेप्ट। इनमें से कोई भी मेथड हीट का काम नहीं करता। चलिए अब आगे डिस्कस करते हैं हम। आगे क्या है अपने पास? एडवेक्शन। अभिवहन, तो ये क्या कहता है एक बार वो सुन लेते हैं। फ्लो ऑफ हीट, उष्मा का प्रवाह बाय एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ मैटर। अब तक था ट्रांसफर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मोमेंट ऑफ मॉलिक्यूल होगा नहीं होगा, लेकिन इस बार मैटर का, सीधे सब्सटेंस का मोमेंट विद एक्चुअल मोमेंट ऑफ मैटर, एक्चुअल मोमेंट ऑफ मैटर। और यहां से अगर मैं बात करता हूं, दूसरा क्या आपको याद रखना है? हॉरिजॉन्टल फ्लो ऑफ हीट, हॉरिजॉन्टल फ्लो ऑफ हीट, क्षितिज के साथ जो उष्मा का प्रवाह होता है वो। हॉरिजॉन्टल का एग्जांपल अगर मैं देखूं, जैसे मान के चलो कि ये सी है, तो सी पे यहां से अगर हॉट एयर मूव करना स्टार्ट करते हैं
तो रेडिएशंस के कारण हीट कम होता जाएगा, कुछ हीट फ्लो करा, कुछ रेडिएशंस अपने अंदर यहाँ पे रेडिएशंस के कारण नीचे जा रहा है। यहाँ पे एयर नॉर्मल टेम्परेचर पे हो गया है, आगे जाके एयर ठंडा हो गया है और आगे जाके ये आइस के अंदर बदल जाता है। तो आपसे पूछा जाता है कि जो फ्रीजिंग ऑफ आइस रहता है वो किस मेथड से होता है सी के ऊपर, तो एडवेक्शन के कारण होता है। एडवेक्शन यहाँ पे हॉरिजॉन्टल फ्लो ऑफ हीट है, क्षितिज के साथ ऊष्मा का प्रवाह है, ये मेथड कहलाता है एडवेक्शन। और पहले वाले पार्ट की बात करूं कि ये रोड मैंने गर्म की, रोड को मैं उठा के यहां ले आता हूं, रोड को उठा के मैं यहां ले आता हूं, तो यहां से यहां तक जो हीट का ट्रांसफर हुआ है वो किस मेथड से हुआ है, एडवेक्शन से। तो या तो एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ मैटर होगा या हॉरिजॉन्टल फ्लो ऑफ हीट होगा। इस तरीके के जो मौसम के जो चेंजेस आते हैं इस तरीके के, वो सब एडवेक्शन के कारण आते हैं। तो अपने पास जो फ्लो ऑफ हीट था, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, उन सबको एक मैं टेबल की सहायता से समझा देता हूं ताकि सारी चीजें एकदम से क्लियर हो जाए। मेथड सॉलिड यानी कि ठोस, लिक्विड, गैस, वैक्यूम। ये अपने पास आए हैं। मेथड की अगर मैं बात करूं तो यहां पे रहेगा कंडक्शन यानी कि चालन, दूसरा रहेगा कन्वेक्शन, संवहन, ये चालन है, ये संवहन है। तीसरा अपने पास रहेगा रेडिएशन, विकिरण। अब तक जितना पढ़ा है मेथड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट में वो सारा इस टेबल के अंदर होगा। ये तीसरा रेडिएशन और चौथा होगा अपने पास एडवेक्शन, एडवेक्शन अभिवहन। अब सुनो, सॉलिड के अंदर क्या कंडक्शन पॉसिबल है? यस। लिक्विड में यस, गैस में यस, वैक्यूम में नहीं। क्यों? क्योंकि स्टेटमेंट कहता है कि फ्लो ऑफ हीट बाय मॉलिक्यूल्स, और वैक्यूम में कोई मॉलिक्यूल नहीं है। कन्वेक्शन सॉलिड में होगा नहीं। क्यों? क्योंकि ये कहता है कि कन्वेक्शन के अंदर एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल होगा, मॉलिक्यूल मूव करेंगे, लेकिन सॉलिड में ऐसा कोई चांस नहीं है। लिक्विड में हाँ यस, गैस में यस, वैक्यूम में नहीं, क्योंकि मॉलिक्यूल ही नहीं है अपने पास। रेडिएशन सभी के अंदर पॉसिबल है। तो आपसे अगर पूछा जाए कौन सा मेथड है जो वैक्यूम के अंदर पॉसिबल है, तो ओनली रेडिएशन। एडवेक्शन सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में है, लेकिन वैक्यूम में नहीं। अब प्रैक्टिकली ये मेथड कहां कहां पॉसिबल है, या आपसे पूछा जाए सबसे अच्छा, तो यहां सॉलिड के अंदर, यहां हम देखते हैं लिक्विड, गैस और रेडिएशन का देखते हैं तो सबसे अच्छा आपको वैक्यूम में मिलेगा, और एडवेक्शन की बात करें तो सबसे अच्छा सॉलिड में। तो स्माइली शो करते हैं प्रैक्टिकली कहां पॉसिबल है या सबसे अच्छा कहां पॉसिबल है। सही का निशान शो करता है कि हाँ ये मेथड इस मीडियम में पॉसिबल है, और क्रॉस शो करता है कि ये मेथड इस मीडियम में पॉसिबल नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, न्यूटन का शीतलन का नियम, न्यूटन का शीतलन का नियम। और ये स्पेशल केस होता है स्टीफन्स लॉ का, स्पेशल केस ऑफ स्टीफन्स लॉ। स्टीफन का नियम क्या कहता है कि एनर्जी रेडिएटेड, किसी वस्तु से निकलने वाली एनर्जी
पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी उस ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर फोर्स में, या फिर इसे इस तरीके से लिखा जा सकता है E इज इक्वल टू सिग्मा टी के पावर 4। ये स्टीफन का नियम है। जो पायरोमीटर होता है वो भी इसी प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है, पायरोमीटर भी इसी पे काम करता है। उसके बाद न्यूटन के नियम की बात करता हूं मैं, तो न्यूटन का नियम होता है स्मॉल रेंज ऑफ टेम्परेचर के लिए, तापमान की छोटी रेंज के लिए, थोड़ी सी तापमान के लिए यह एप्लीकेबल है स्मॉल रेंज ऑफ टेम्परेचर इसके लिए। अब न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग की जब मैं बात करता हूं तो यहां पे देखो सबसे पहले अपने पास स्टेटमेंट क्या कहता है, उसे जानने के लिए मैं एक डायग्राम बना रहा हूं। मान के चलो कि ये मेरे पास एक कप है, कप के अंदर कॉफी है, कप के अंदर कॉफी है, हॉट कॉफी मान लो। मान के चलते इसका टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस है। अब दो केस है, एक विंटर का केस है और एक समर का केस है। तो ये कॉफी ठंडी जल्दी कहां होगी, विंटर में या समर में? सीधी सी बात है विंटर में। क्यों? क्योंकि रेट ऑफ हीट लॉस, रेट ऑफ हीट लॉस यानी ठंडे होने की दर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किस पे? टेम्परेचर डिफरेंस, तापमान का अंतर किसका? सराउंडिंग का और ऑब्जेक्ट का, सराउंडिंग का और ऑब्जेक्ट का। ठीक है। अब इसी एक कप चाय को मैं एक बड़ी सी टब में डाल देता हूं, तो टब में जल्दी ठंडी होगी या कप में जल्दी? तो सीधी सी बात है टब में। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस एंड सरफेस एरिया, सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा वस्तु उतनी जल्दी ठंडी होती है, उतनी ही जल्दी गर्म होती है। दूसरी बात, टेम्परेचर डिफरेंस जितना ज्यादा होगा उतनी ही जल्दी गर्म होने का चांस और उतनी जल्दी ठंडे होने का, यानी रेट ऑफ हीट लॉस, रेट ऑफ हीट लॉस बराबर होता है रेट ऑफ हीट गेन, रेट ऑफ हीट लॉस बराबर होता है रेट ऑफ हीट गेन, रेट ऑफ हीट गेन। रेट ऑफ हीट लॉस इज इक्वल टू रेट ऑफ हीट गेन, और इसे ही क्या नाम दिया जाता है? कैलोरीमेट्री का सिद्धांत, लॉ ऑफ कैलोरीमेट्री, लॉ ऑफ कैलोरीमेट्री, कैलोरीमेट्री का सिद्धांत इसे नाम दिया जाता है। तो यहां से आपसे अगर पूछे कि जैसे एक सिस्टम हमने तैयार किया, इसके बाहर का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस है, किसी वस्तु की बात करूं मैं 100 डिग्री सेल्सियस पे है, 100 से ये वस्तु आ रही है 80 डिग्री सेल्सियस में, और इसे आने में अगर 10 मिनट लगा है, तो जब ये वापस 80 से 60 तक आएगी तो यहाँ टेम्परेचर डिफरेंस देखो, यहाँ पे 80 का था, यहाँ पे कितना रह गया 60, तो टेम्परेचर डिफरेंस कम तो ठंडे होने की दर कम, तो टाइम ज्यादा लगेगा। तो यहाँ आंसर आएगा मोर देन 10 मिनट्स, मोर देन 10 मिनट्स। तो ये सारा हमने पढ़ा है न्यूटन्स लॉ में, स्टीफन, ये सारी चीजें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो आई होप हीट का चैप्टर आपको क्लियरली समझ आया होगा।